कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे गए पत्र को भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए दावा किया कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंतरिक असंतोष और दंगाइयों की निशानी है। अपने पत्र में गडकरी ने अपने कैबिनेट सहयोगी से जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर 18% वस्तु एवं सेवा कर वापस लेने का आग्रह किया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से सोने की सजावट में अनियमितताओं के आरोपों की गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में जांच के आदेश दिए जाने के 1 साल से अधिक समय बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को मामले में कोई विसंगति या अनियमितता नहीं मिली है। मामले से अवगत अधिकारियों ने कहा, समिति को यह साबित करने के लिए कोई ठोस तथ्य नहीं मिला कि मंदिर को 228 किलोग्राम सोना दान किया गया था, क्योंकि दानकर्ता ने खुद दावा किया था कि सजावट के लिए केवल 23 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल किया गया था। यह विवाद पिछले साल जून में तब शुरू हुआ था जब मंदिर के सोने से मढ़े हुए क्षेत्र के एक वीडियो में कथित तौर पर दिखाया गया था कि गर्भगृह के एक निश्चित क्षेत्र में सजावट खराब हो गई थी। जांच का नेतृत्व करने वाले गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस घटनाक्रम की पुष्टि और कहा, संस्कृति सचिव ने मुझे जांच करने का आदेश दिया था। मुझे इस मामले से कोई विसंगति या अनियमितता नहीं मिली। दानकर्ता द्वारा दान किया गया सोना पूरी तरह से निगरानी में इस्तेमाल किया गया था। ऐसा कोई ठोस तथ्य नहीं है जो यह साबित करे कि 228 किलोग्राम सोना दान किया गया था। दानकर्ता ने खुद कहा कि केवल 23 किलोग्राम सोने का ही इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर से नेता बने अरुण गुलाब गवली की पेरोल याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को समय से पहले रिहाई का अधिकार है, लेकिन समाज को भी शांति से रहने का अधिकार है। गवली 2007 में शिवसेना पार्षद कमलाकर जाम सांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वे कैदियों के अधिकारों के प्रति सचेत हैं और अतीत में भी उन्हें छूट दे चुके हैं। हम आपको कोई अंतरिम राहत नहीं दे पाएंगे, चूंकि आपके मामले पर गहन विचार की आवश्यकता है, इसलिए हम अपील पर ही निर्णय लेना चाहेंगे। हम आपके साथ अन्याय नहीं कर सकते और हम राज्य के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। गवली की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने कहा कि उनका मुवक्किल 72 वर्ष का है और उसे 15 बार पैरोल पर रिहा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि गवली को सांस लेने से गंभीर समस्या है। एक पल के लिए गवली को अलग रखिए। इस अदालत को इस मामले से प्रभावित नहीं होना चाहिए। 2006 की एक क्षमा नीति है जो 65 वर्ष से अधिक आयु के उन कैदियों को राहत प्रदान करती है जिन्होंने 14 वर्ष का कारावास पूरा कर लिया है। दिल्ली और उसके आसपास की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे उमस भरे मौसम से राहत मिली। भारी बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात पर प्रतिकूल असर पड़ा। पीटीआई के अनुसार भारी बारिश के कारण लुटियन दिल्ली, कश्मीरी गेट और राजेंद्र नगर समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। खराब मौसम के कारण दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे से कम 10 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राजधानी और उसके आसपास के इलाकों के अधिकांश हिस्सों के लिए रात 9 बजे तक रेड अलर्ट जारी किया है। रेड चेतावनी कार्यवाही और सतर्कता की मांग करती है। हरिभाऊ किसान राव बागड़े ने राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। क्रोएशिया में एक समारोह आयोजित किया गया जिसमें राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश मानेंद्र मोहन शाह ने बागड़े को गवर्नर पद की शपथ दिलाई। बागड़े ने ईश्वर के नाम पर गवर्नर पद की शपथ ली। समारोह की शुरुआत में मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी गवर्नर के लिए गार्ड ऑफ ऑनर में नामांकन पत्र जारी किया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, स्नातक दिया कुमारी व डॉक्टर प्रेमचंद्र बैरवा, अर्थशास्त्री मंत्री, राज्य विधानसभा सदस्य, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली और अन्य जनप्रतिनिधि, न्यायाधीश, प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
लोकसभा में जाति जनगणना पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण के बाद विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ठाकुर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। ठाकुर की टिप्पणी पर संसद में हंगामा हुआ, जबकि अनुराग ठाकुर के भाषण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने ठाकुर पर हमला करते हुए पूछा कि वे किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं। ठाकुर ने ट्विटर पर यादव को एक तीखा जवाब दिया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा एक पत्रकार की जाति और उसका नाम पूछने का वीडियो पोस्ट किया। ठाकुर की पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, अखिलेश जी, आपने जाति के बारे में कैसे पूछा। वित्त मंत्रालय ने मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के जवाब में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर बढ़ाने की किसी भी योजना से इनकार किया है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार आने वाले वर्षों में कर की दर बढ़ाने पर विचार कर सकती है। एक बयान में मंत्रालय ने रिपोर्ट को गलत, अनुचित रूप से अटकलें लगाने वाला, भ्रामक और पूरी तरह से तथ्यात्मक रूप से गलत करार दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? क्या वे अपना आपा खो चुके हैं? यहाँ एक कोचिंग सेंटर में सिविल सेवा परीक्षा के 3 अभ्यर्थियों की डूबने से मौत के मामले में कथित भूमिका के लिए एक एसयूवी चालक को गिरफ्तार करके अजीबोगरीब जांच करने के लिए पुलिस की आलोचना की। हालांकि उच्च न्यायालय के कड़े शब्द जेल में बंद एसयूवी चालक के बचाव में नहीं आए, जिसकी जमानत याचिका के बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने एसयूवी चालक मनोज कथुरिया सहित 5 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसे दिल्ली पुलिस ने उसकी जमानत याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए मस्तीखोर करार दिया था। संघ लोक सेवा आयोग ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों का सामना कर रही पूजा खेड़कर की अंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी है। पूजा को भविष्य में की सभी परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने एक बयान में कहा, यूपीएससी ने उपलब्ध रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच की और उन्हें सीएसई 2022 नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य करने का दोषी पाया है। सीएसई 2022 के लिए उनकी अंतिम उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है और उन्हें यूपीएससी के सभी भावी परीक्षाओं चयनों से भी स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ईरान में इस्माइल हनीये की हत्या पर हमास का बयान। गाजा पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी समूह ने अपने राजनीतिक प्रमुख की हत्या के बाद इजराइल को दोषी ठहराया है। ईरान की राजधानी तेहरान में अपने राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनीये की हत्या के बाद फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा जारी किए गए एक बयान का अनुवाद है, अल्लाह के नाम पर जो सबसे दयालु, सबसे दयावान है, और ये मत सोचो कि जो लोग ईश्वर के मार्ग पर मारे गए हैं वे मर चुके हैं, बल्कि वे अपने प्रभु के पास जीवित हैं और उन्हें रोजी मिल रही है। इस मालिक प्रतिरोध आंदोलन हमास हमारे महान फिलिस्तीनी लोगों, अरब और इस्लामी राष्ट्र और दुनिया के सभी स्वतंत्र लोगों के लिए शोक मानता है। भाई नेता शहीद मुजाहिद इस्माइल हनीये। केरल सरकार ने शोक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। केरल सरकार ने नागरिकों को संकट कॉल का जवाब देने के लिए 2 नियंत्रण कक्ष खोले हैं।